नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर भोपाल से बाहर कैबिनेट बैठक करने जा रही है। इस बार यह बैठक सिंग्रामपुर में होने वाली है, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है। सरकार का यह कदम सत्ता के विकेंद्रीकरण का हिस्सा है, जिससे अन्य इलाकों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले भी भोपाल से बाहर कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार का एजेंडा विशेष रूप से सिंग्रामपुर और रानी दुर्गावती के किले के पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आज की चर्चा में हम मोहन यादव सरकार के इस कदम पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले से सिंग्रामपुर और आसपास के क्षेत्रों को क्या लाभ होगा। मगर उसके पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर भोपाल से बाहर कैबिनेट बैठक करने जा रही है। इस बार सिंग्रामपुर को चुना गया है। कैबिनेट की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ सिंग्रामपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पुनर्जीवित करना है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 3 हेलीपैड्स के जरिए सिंग्रामपुर पहुंचेंगे, जहां रानी दुर्गावती के किले और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक की तैयारियों में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और जंगल के रास्तों को ठीक करने का काम वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक भिन्न भिन्न स्थानों पर हो और पर्यटन के आधार पर, धार्मिक दृष्टि के आधार पर, विकास के आधार पर उन क्षेत्रों में विकास की विशेष बातचीत की जाए। और दमोह के पास ही सिंग्रामपुर, जिसको संग्रामपुर कहा जाता है, जो रानी दुर्गावती जी की राजधानी थी, उनका किला वहां तक उपस्थित है। तो धार्मिक आधार पर, पर्यटन के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, आदिवासी कल्याण के आधार पर, रानी दुर्गावती जी के आधार पर हर हिसाब से दमोह श्रेष्ठ है। लेकिन मध्य प्रदेश के हित और विकास से कांग्रेस को बैर, इसलिए वो विरोध करती है। 5 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो आयोजित होने वाली कैबिनेट और सभा है और अन्य कार्यक्रम है, उसको देखते हुए आदरणीय कमिश्नर साहब सागर संभाग और आदरणीय आईजी साहब सागर जोन के द्वारा जो है आज दौरा किया गया और सभी स्थलों को उन्होंने स्वयं देखा है और प्रशासन की स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं विपक्ष का मानना है कि कैबिनेट बैठकों को भोपाल से बाहर ले जाना महज एक राजनीतिक इवेंट बनकर रह सकता है। उनका सवाल है कि क्या इस तरह की बैठकें केवल प्रदर्शन का माध्यम है या वास्तव में स्थानीय विकास और समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि क्या इस बैठक से सिंग्रामपुर के स्थानीय निवासियों की समस्याएं हल होंगी या ये सिर्फ एक दिखावे की बैठक साबित होगी। कि बुंदेलखंड ने जितना बीजेपी को दिया है, किसी भी अंचल ने बीजेपी को इतना सपोर्ट नहीं किया। उसकी तुलना में बुंदेलखंड को कुछ नहीं दिया बीजेपी ने। अगर बीजेपी वहां फोकस कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। बुंदेलखंड के लोगों का अधिकार बनता है। मोहन यादव सरकार का ये कदम, जिसमें कैबिनेट की बैठकें भोपाल से बाहर अन्य शहरों में की जा रही हैं, एक महत्वाकांक्षी प्रयोग है। बहरहाल देखना होगा कि इसके क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सिंग्रामपुर में सरकार, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। नीरज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, राजेंद्र जी, जिस तरह से सिंग्रामपुर को इस बार चुनाव किया गया है बैठक के लिए, हर बार सरकार ये दावा करती है कि कोशिश होती है कि भोपाल के बाहर भी कैबिनेट की बैठकें हों, लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि अब जब सिंग्रामपुर को चुना गया है तो इस बार उम्मीद की जा सकती है कि यहां की जो स्थिति है वो बदलेगी, विकास के और नए सोपान यहां पर स्थापित किए जाएंगे। देखिए, हम देख रहे हैं कि जब सरकार प्रदेश में जी सबसे विकास के लिए जी बात नहीं हमने देखा कि मालवा के उज्जैन में हुआ, जबलपुर में हुई और अब
राजेंद्र जी माफ कीजिए, आपसे रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हिमानी जी से सवाल है। हिमानी जी, संग्रामपुर की सूरत क्या इस बार बदल सकती है? और हम देख रहे हैं कि जब से इसका ऐलान हुआ है कि कैबिनेट की बैठक होगी, तब से लगातार जो शासन प्रशासन का पूरा अमला है वहां पर तैनात कर दिया गया है, जोर शोर से तैयारियां भी जारी हैं। इसके अंदर चलो तो क्लियर आ रही है ना? उसमें उन्होंने अपनी लाइन बोलने के बाद अपने आप बोल दिया कि कांग्रेस को इससे तकलीफ होती है। मुझे समझ में ही नहीं आया। आपने अभी पूरी बाइट दिखाई, मुकेश नायक जी का भी बयान दिखाया जी कि इन लोगों को जो रटा होता है वो पढ़ा के भेजा जाता है कि भाई कांग्रेस को तकलीफ होगी और बोल देते हैं। तो इनकी बातों में कितना मतलब निकलता है और क्या निकलता है, ये इसी से मतलब मैं पहली शुरुआत कर रही हूँ कि इनको बस कुछ करने से मतलब होता है, उसका क्या परिणाम होगा या उसका क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल आप और हम सब यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या मीडिया हो, अंदर से हम सबकी यही इच्छा है कि वो हो। पर सवाल यही उठता है कि जो काम किया जा रहा है वाकई में उससे वो काम हो, विकास हो पाएगा या नहीं। आपने ही अभी बाइट के माध्यम से बताया कि जंगलों के रास्तों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तो इससे यही स्पष्ट हो गया कि जंगल के रास्ते आप समझ सकते हैं, आजकल बहुत सारे वीडियोज सोशल मीडिया पे सभी देखते हैं कि रास्तों की, और खासतौर पे बुंदेलखंड के रास्तों की क्या स्थिति है। मैं खुद बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ। विकास से कोसों दूर है। आप जो भी बातें करते हैं विकास को लेके, इंदौर भोपाल तक आप उन चीजों को देख सकते हैं कहीं किसी हद तक। 100% तो वहां भी हम पूरी तरह स्मार्ट सिटी से बहुत दूर हैं, पर बुंदेलखंड के शहर तो बहुत दूर हैं। तो सबकी मंशा यही है कि इसको सिर्फ इवेंट ना बनाइए, हेलीकॉप्टर से जो जाने आने का खर्चा है या पैचवर्क के माध्यम से सिर्फ रोडों को टेम्परेरी रूप से ना सुधारा जाए। अगर किसी क्षेत्र में आप मीटिंग कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ के लोकल रहवासियों को उसका लाभ मिले और ऐसी चीज दिखे कि हाँ वो लोग याद कर पाए कि यहाँ सरकारी मीटिंग हुई थी और हर शहर जिला ये ऐसी प्रार्थना करने लगे अपने मन में कि हमारे यहाँ कब होगी, ताकि हम भी इस विकास की धारा से जुड़ पाए। तो सबकी यही मंशा है। पर अभी तक जो इतिहास रहा है, जैसे अलग अलग जगह पे समिट्स हो रहे हैं, उनसे कोई फायदा लोकल लोगों को मिल नहीं पाता है, स्थानीय स्तर पर कोई उसका लाभ नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, यही सवाल मेरा बीजेपी से भी था। राजेंद्र जी, क्या आप मुझे स्पष्ट सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है आप मुझे आ रही है अब आपकी जी जी, अब हम भी आपको सुन पा रहे हैं। राजेंद्र जी, सवाल यही था कि जब मीटिंग हो रही है तब जाकर हम देख रहे हैं कि पूरा अमला तैनात कर दिया गया है, रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। ये पहले भी किया जा सकता था, वहां के स्थानीय निवासियों के लिए भी सौगातें दी जा सकती थी। लेकिन अब जब कैबिनेट की बैठक हो रही है 2 दिन के बाद इस जगह पर, तब क्या उम्मीद की जाएगी कि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित होती रहेगी या फिर सिर्फ मीटिंग तक ये सीमित है? देखिए, ये जो मेरी बहन हिमानी जी कह रही है कि सिर्फ मीटिंग के कारण ये नहीं हो रही है जी, वैसे भी वहाँ अधोसंरचना विकास है, सड़कें हैं, सब है। लेकिन आप भी जानते हैं जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसको लेकर के थोड़ी तैयारियां प्रशासनिक रूप से और अधिक की जाती हैं। तो ये और अधिक तैयारियां जो की जा रही है, इसका लाभ अगर मान लीजिए सड़कें दुरुस्त की जा रही तो इसका लाभ तो जनता को मिलेगा ही। अगर मान लीजिए कुछ बारिश में कहीं सड़कें कुछ गड़बड़ हुई और अगर उसको मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मंत्री लोग ही जाएंगे, उस पर आम जनता के लिए भी आवागमन सुगम होगा। और बहन हिमानी जी को याद होगा कि जब केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी तब कितनी बार ये बातें उठी है और बुंदेलखंड वो कह रहे थे तो क्या किया था, एक बड़ा पैकेज की बात की थी। राहुल गांधी आए थे, किसी महिला के यहाँ रुके कि हम खाना खाएंगे, बाद में वो महिला का क्या हुआ आप भी जानते हैं कि बेचारी को कोई सुविधा नहीं मिली। तो यूपीए गवर्नमेंट के समय भी बात हुई थी कि बुंदेलखंड पैकेज की, जो बाद में केंद्र सरकार के कारण पूरे तरीके से उसका जमीनी तौर पर उसका अमल नहीं हो पाया था, क्योंकि ये सिर्फ छोटी घोषणाएं करके छोड़ दी थी कांग्रेस ने, जिसके कारण सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा अंचल था जो बुंदेलखंड का झांसी वाला एरिया है वो समाहित था। लेकिन कुछ भी काम वहां नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने सिर्फ राहुल गांधी के चुनावी जो सफर था उसके दौरान घोषणाएं की और वो घोषणाएं खाली रह गई थी। जी नीरज जी, छोटी तैयारियों की बात तो नहीं चाहिए इस क्षेत्र को जिसकी आवश्यकता आज महसूस की जा रही है।
जी बिल्कुल अमित जी, अभी तक जी। जो सौगातें मिलनी चाहिए थी वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी अभी जी विपक्ष के लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल जी। अब इससे पहले बुंदेलखंड में तो ऐतिहासिक धरोहर है, उनको विश्व पटल पे लाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे प्रदेश के लिए। यदि राष्ट्रीय धरोहर की सूची में रानी दुर्गावती जी को लाया जा रहा है, ये हम सभी लोग बहुत स्वागत करते हैं। जी। और एक दृष्टिकोण और है, वहां पे यदि पर्यटन यदि रोजगार मिलता है तो भारत का विकास, मध्य प्रदेश का विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, उस गांव का विकास होगा। आप सोचिए यदि सभी का विकास होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। हम उस दिशा में देखेंगे। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो अभी अभी मुकेश नायक जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर जिले में जाकर के कैबिनेट लगानी चाहिए। जी। अब लोगों को ये पता चलेगा कि कैबिनेट तो हमारे दरवाजे आ रही है, उससे उस क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो बयान था कांग्रेस का, हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका यहां पर तो दिखी है कि सरकार अगर कोई अच्छा कदम उठाती है तो उसकी सराहना भी बेशक की जानी चाहिए हिमानी जी, जैसा कि आपके प्रवक्ता ने किया भी है। लेकिन हिमानी जी, क्या केवल इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने से ही सब कुछ सुधर जाएगा? जहां तक सड़कों की बात है, जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि छोटी मोटी तैयारियां लगती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये छोटी तैयारी से ही बात बन जाएगी या फिर एक बड़ी तैयारी की आवश्यकता इस पूरे अंचल को आप देखती हैं? देखिए, मैं आपको पहले तो मैं साधुवाद देती हूँ वरिष्ठ पत्रकार भाई का कि उन्होंने जो हमने सकारात्मकता दिखाई। पर आप ये देखिए कि इन लोगों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठते हैं, इनके अंदर कितनी नकारात्मकता है। ये 10 सेकंड भी जो टॉपिक था उसके बारे में नहीं बता पाए कि इससे क्या क्या विकास हो सकता है, क्या मिलेगा उस क्षेत्र को। ये राहुल गांधी और उनके ऊपर 20 साल से अपनी सरकार में होने के मैं आऊंगा राजेंद्र जी, आपसे जवाब लेने जरूर आऊंगा। उन्हीं के ऊपर रोना रोकर इनकी डिबेट शुरू होती है और वही खत्म हो जाती है। 20 साल तक सरकार में रहने के बाद इन लोगों को अभी तक अपना विजन नहीं मिला है कि हमको क्या कर देना चाहिए था और अब हमें आगे क्या करना है। बस ये लोग अभी भी वही रोना रोते रहते हैं कि ये वादा किया था, ये किया था, ये किया था, ये नहीं किया, ये सब करते रहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 दिन के अंतर पर जब कुछ काम किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दबाजी में, दबाव में इस तरह के होते हैं। मैं इंदौर के एक प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, तो जल्दबाजी में वीडियो वायरल हुए थे कि आपने देखा था हरी घास के ऊपर पेंट किया गया ताकि मेहमान आने वाले उनके सामने घास हरी दिखाई दे। नकली कलर करके दिया गया था, कोई नकली घास बिछा दी गई थी। कुछ चीजें जल्दी में, दबाव के समय पे ऐसे की जाती थी कि डेट आ रही है तो उस समय करा जाए, ठीक है। कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर दबाव होता है, जब सरकार से आदेश होता है वो चीज जितने समय में होनी चाहिए, अगर उतना समय नहीं है तो वो कैसे भी करके अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। और फिर आपको भी पता है कि इस तरह के नकली काम, एक बारिश आएगी या पानी गिरेगा और वो कलर उड़ जाएगा और या फिर वो सड़क जो उधड़ जाएगी। तो पहले तो इन तरह की चीजों को लेके एक पूरा विजन प्लान होना चाहिए कि अगर ऐसा होना है तो भाई पहले से तैयारी कीजिए ताकि पैसा भी खर्च हो और काम चलाओ, काम हो और मंत्री जी वहां से निकले और सड़क उधड़ जाए। ऐसा कोई फायदा उससे होगा नहीं, जनता को नुकसान होगा, आपके और हमारे टैक्स का, बहुत मेहनत का पैसा है। और बिल्कुल भारतीय जनता, ये विपक्ष का काम है आपकी कमियों को बताना, जो भी नकारात्मक चीजें हो गई हैं, आपका काम है अपना विजन बताना। आप कहाँ नकारात्मकता में घुसे रहते हैं, वही रोते रहते हैं। आप जनता को बताइए इसका फायदा क्या क्या होगा। चलिए, फायदे की बात पूछते हैं। राजेंद्र जी, आपसे पहले भी यही सवाल था, हालांकि हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, जो जवाब चाहते हैं वो नहीं ले सकते। राजेंद्र जी जरूर बताएं कि विजन क्या है सरकार का। जी शर्मा जी, मैंने जो कहा आपने उस बात को कहा, और जो बहन जिस भाषा का उपयोग कर रही हैं, इस भाषा में मैं भी बात कर सकता हूँ कि रोना रोना या ये कांग्रेस। ठीक है, हम मुद्दे पर रहे हैं, हम व्यक्तिगत बहस में ना उलझे। मैं निवेदन करूंगा आप दोनों से, आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, मैं निवेदन करूंगा। सुन रहा था ना जी, आपको सम्मान पूर्वक मैं आऊंगा हिमानी जी आपके पास, फिर आऊंगा। राजेंद्र जी आपकी बात रखें। जी हाँ, अगर मैं आपको सम्मान पूर्वक सुन रहा था तो आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी आपकी बात रखें। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि पूरा अधोसंरचना विकास और जो पूरा विकास है वो विकास हो रहा है। जो आपने कहा और जो हिमानी जी कह रही थी कि अभी एकदम से काम किया जा रहा है, तो मैंने कहा ये कुछ काम
आप भी जानते हैं कि जो कोई कार्यक्रम होता है बड़ा, तो उसको लेकर प्रशासन कुछ तैयारियां करती है। तो मैंने ये कहा है कि जो कुछ थोड़ा बहुत आप जो बता रहे हैं कि रोड बन रही है या तत्काल में कुछ हो रहा है, जैसे इन्होंने का ग्रीन कारपेट बिछा रहा है, ये कर रहा है, तो ये तमाम चीजें किसी भी आयोजन, बड़े आयोजन जब होता है तो उसकी तैयारियों का हिस्सा रहती है। जहां तक विकास की बात है, पूरे बुंदेलखंड के लिए पूरे सरकार जो है सिर्फ बुंदेलखंड नहीं पूरे प्रदेश के लिए विकास की बात कर रही है। क्या बुंदेलखंड की महिलाओं को, लाडली बहनों को लाभ नहीं मिल रहा? क्या वहां की बहनों को लाडली लक्ष्मी का लाभ नहीं मिल रहा? क्या वहां सड़कों का जाल नहीं है? वहां एक एक गांव में क्या प्रधानमंत्री सड़क नहीं पहुंची है? क्या वहां नल जल योजना का पानी नहीं पहुंचा है? तमाम योजनाओं का लाभ बुंदेलखंड के लोगों का भी वैसा ही मिल रहा है जैसा प्रदेश के अन्य लोगों को मिल रहा है। दूसरी चीज जो मैंने राहुल गांधी का उदाहरण दिया, इनको ज्यादा तकलीफ हुई, मुझसे ज्यादा तकलीफ तो इनको हुई है, हिमानी जी को। मैंने ये कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने भी एक बार ये बात कही थी कि बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज की बात हुई थी, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहनाया जा सका तात्कालिक परिस्थितियों में। तो ये बात अगर कह रहे हैं, नीरज जी भी जानते हैं उस समय कितने सैकड़ों करोड़ की बात हो। चलिए, लेकिन अब 10 साल से तो आपकी सरकार है केंद्र में भी जी। हाँ, तो केंद्र में है ना, तो उसका लाभ मिल रहा है ना, आदिवासी अंचल को लाभ मिल रहा है। तमाम जो प्रधानमंत्री आवास का लाभ क्या बुंदेलखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है? तमाम योजनाओं का लाभ पूरे तरीके से मिल रहा है। तो वही मैं कह रहा था। लेकिन जो आपने कहा और जो इन्होंने कहा कि एकदम से तात्कालिक जो तैयारियां दिख रही हैं, जिसको ये कह रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, तो कोई भी जब बड़ा कार्यक्रम होता है, इतने लोग आ रहे हैं और उसका निश्चित तौर पर अगर वहाँ 500वीं जयंती के रूप में ये आयोजन हो रहा है, जिसका एक बड़े पर्यटन स्थल की तैयारी, और आप इंतजार तो करिए 5 तारीख को, मैं आपको कह रहा हूँ आप इंतजार करिए 5 तारीख को कैबिनेट से बुंदेलखंड के लिए कितनी बड़ी सौगातें सामने आएगी। आपसे उस दिन शर्मा जी मैं बात करूंगा, उस दिन आप हिमानी जी को लाइन पे लाइएगा कि उस दिन जो इनका पेट दुख रहा था उसका दर्द का इलाज 5 तारीख को हो जाएगा। 5 तारीख को कैबिनेट जब बड़े निर्णय लेगी, वहाँ की बुंदेलखंड के लिए क्या क्या दिया जा रहा है, किस तरह से वहाँ नए विकास की इबारत लिखी जाएगी, तो ये आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। ठीक है नीरज जी, भाजपा की सरकार रही, राज्य में इतने सालों से सरकार है, इतने सालों में आज जिस स्थिति में इस पूरे क्षेत्र को होना चाहिए, क्या वो स्थिति आप देख पाते हैं? अब बात कहें तो पहले कहा जाता था जी बीमारू राज्य, बीमारू राज्य से उठकर विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा जी। अब डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसा एक विचार कि मुझे प्रत्येक के कैबिनेट की बैठक करेंगे या संभाग में जाकर कैबिनेट बैठक करके, ये बहुत अच्छी बात है। इसके पहले तो हो चुकी हैं जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के पहले की बैठकें कर चुके हैं। क्या उन बैठकों के बाद जो उम्मीदें लगाई जा रही थी सरकार से, क्या वो पूर्ण हुई? इस पर हम सभी लोग चिंता करने की बात है जी। हम पत्रकार हैं, विपक्ष, ये सभी लोग सरकार से ही सवाल करेंगे। यदि सरकार के पक्ष में जाते हैं तो हमें को दिखाई नहीं देगा जी। ये बात अच्छी है कि पिछली सरकार जो बीजेपी की रही है, उन्होंने इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। जो सरकार आई हुई है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब सोचिए दमोह जिले जी, जो 5 के जिले हैं, सागर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, क्या यहाँ पर इस चीज को लेकर के पास के क्षेत्रों बड़ी ऊर्जा है युवाओं को। चलो यहाँ पर पर्यटन विकसित होगा तो हम लोगों को किसी न किसी प्रकार का रोजगार मिलेगा जी, और जब रोजगार मिलेगा तो उनका विकास होगा है। लेकिन मेरा ये कहना है, दोनों लोग बैठे हुए हैं जी, घोषणाओं काम नहीं चलेगा, पर अमल करना और तीव्र गति से अमल करना बहुत जरूरी है। कभी कभी राज्य सरकार केंद्र सरकार पे यदि मान लो कभी पार्टियां बदल गई सर, फिर कहेंगे आप डबल इंजन की सरकार लाओ,
कि एक ही स्थिति कभी कभी खड़ी हो जाती है। अभी तो हम लोग में है, प्रदेश काफी हद तक विकास किया हुआ है और तीव्र गति से विकास करने की जरूरत है जी। और मेरा कहना है स्तर पर जब हम जाएं तो लोकल स्तर के लोगों को विकास मिलना बहुत जरूरी है जी। बड़ी कंपनियां जाकर के वहां होटल बना लेंगे, और कुछ भी व्यवस्थाएं कर सकती हैं, बहुत सारी है जी जी। बाहर के लोगों को ला करके वहां रोजगार देते हैं। ये कमिटमेंट करवाना है कि हमारे लोकल स्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल। नीरज जी, आपकी वॉइस में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, लेकिन एक जो सार आपकी बात का है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिले, ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की। और हिमानी जी, जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि हम अभी से ही कयास लगा रहे हैं, लेकिन 5 तारीख का इंतजार तो करिए। तो क्या मानती हैं आप कि 5 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक हो चुकी होगी तब कोई बड़ी सौगात इस अंचल के लिए निकल कर आ सकती है? ये सवाल इन्होंने मुझसे नहीं, आपसे पूछा है कि मतलब आपको डिबेट ही नहीं करनी चाहिए थी अगर हम ऐसे 5 तारीख को डिबेट नहीं, बिल्कुल हमने कहा ना, इसके बाद भी एक चर्चा होगी जिस पर पूरा सार निकलेगा। जी मैं बिल्कुल उन्हें बहुत मैंने बोला था कि रोना रो रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत था। लेकिन अभी इन्होंने जो पेट में दर्द हो रहा है ये सब बोला, तो ये अपनी मर्यादा का खुद ध्यान रखें। नवरात्रि चल रही है, इनको माता जी की पूजा करने से पहले एक बार सोचना होगा कि इनको जो बोला इन्होंने वो ठीक था या नहीं। दूसरी चीज, बिल्कुल पॉइंट से अब आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए, अब आप बिल्कुल चुप रहिए। आऊंगा राजेंद्र जी, निश्चिंत रहे आप, मैं आऊंगा। आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, मैं सम्मानपूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मर्यादा बनाए रखिए। हम बिल्कुल, मैं आऊंगा राजेंद्र जी, जवाब दूंगा, मैं जरूर जवाब दूंगा आपसे। जी जी राजेंद्र जी, मैं आऊंगा, जवाब देने आऊंगा। ठीक है हिमानी जी, आप अपनी बात रखें, जो सवाल है उस पर आप जवाब दें, मैं निवेदन करूंगा आपसे। आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं। हिमानी जी, मैं आपके बोलने से चुप हो गई थी ना, जरा सी एक लाइन बोली। हिमानी जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। जी चुप रहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हिमानी जी, आप अपनी बात रखें, आप सवाल पर बात रखें, समय हमारे पास बहुत कम है। हिमानी जी जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ये ना बिल्कुल सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं ये, और उसका जवाब देना तो फिर बहुत दूर की बात हो गई कि जब ये सवाल समझेंगे कि क्या क्या लाभ मिलने चाहिए, क्या मिल रहे हैं, जब 2 दिन के उस पर टाइम होगा तो किस तरह के काम होंगे और किस तरह की चीजें होंगी। और अभी तक इससे पहले जो सबमिट हुई है, और बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद बुंदेलखंड से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा घर है वहाँ पर। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर पलायन की है और शिक्षा की है। मैं खुद अपने बच्चों को लेकर इंदौर में रहती हूँ, उनको पढ़ाने के कारण। तो सबसे जो समस्या है, हाँ बिल्कुल 20 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जो मेरे एक से पीढ़ी पहले के लोग भी बाहर जाके पढ़ाई करते थे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। आऊंगा राजेंद्र जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं, निश्चिंत रहें। जी, बुंदेलखंड को बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है, जिसके अभी 10% भाग तक भी ये लोग नहीं पहुंच पाए। वहाँ पे आप सड़कों पे और नल का पानी पीने के लिए लोग वहाँ रहते ही नहीं है, नौकरी करने के लिए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर चले जाते हैं, तो क्या होगा। और मुझे ऐसे नल जल योजना और सड़कों का जाल मुझे अपने बुंदेलखंड में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है राज्य। ठीक है, पलायन एक बड़ी समस्या है राजेंद्र जी, जैसा कि हिमानी जी ने कहा। साथ ही जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी कह रहे थे कि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, आप भी जान रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में नई जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, उसमें नई कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। बिल्कुल जी, रीजनल समिट हो रही है। निश्चित तौर पर इन्वेस्टर समिट हो रही है। मेरे यहाँ अगर 2 फैक्ट्री खुली है तो उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, एक चीज। दूसरी चीज, जो बहन हिमानी कह रही थी अभी कि पीढ़ियों से चला आ रहा पलायन, तो 20 साल के पहले ये कहाँ थे? तब भी तो थी ना व्यवस्था, तो धीरे उसको सुधार हुआ है। जो आज वहाँ सड़कें हैं, ये कह रहे हैं कि इन्हें जाल नहीं दिखता है, तो ये जाती होंगी तो इनको सड़क दिखती होगी कि अब कैसी सड़कें हैं। तो ये बात जो है, अगर विकास हुआ है तो उसको मानिए। ये बात हम भी स्वीकार करते हैं कि और अधिक विकास की आवश्यकता है, इसलिए तो सरकार प्रयासरत है। तो मैंने ये कहा, ये कह रहे हैं कि पैसे समझ नहीं पाया, मैंने ये कहा कि अगर कैबिनेट होती है तो उसका क्या फायदा होगा। ये कह रहे थे फायदा नहीं होगा, तो मैंने कहा कि आप इंतजार करिए, 5 तारीख को कैबिनेट में जब कुछ घोषणाएं होंगी कि क्या नया बुंदेलखंड को मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा। ये कह रहे हैं कि आपको डिबेट ही नहीं कराना चाहिए।
दूसरी चीज ये कह रहे थे, मैं पूरे सम्मान के साथ बोला था कि सबसे शुरुआत में कि बहन ईमानी जी, आपने शुरुआत की कि रोना रोना और ये इस तरह के शब्दों का, तो मैं तो पूरा सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आप मुझे डरा के या डिक्टेट करके करेंगे डिबेट, तो ये संभव नहीं है बहन। नहीं, व्यक्तिगत हम किसी पर भी मैं फिर से आग्रह करूंगा कि बिल्कुल हम उस चर्चा पे ना जाए, हम सभी मर्यादा का पालन कर रहे हैं यहाँ पर। नीरज जी आपके पास पूरे सम्मान के साथ बात कर रहा था, उन्होंने गलत भाषा का शुरुआत की और फिर उसके बाद उल्टा मुझ पे कह रहे हैं कि आप गलत तरीका। नीरज जी क्या लगता है कि कैबिनेट की बैठक तो यहाँ पर होगी, पूरा कुनबा आएगा, यहाँ से रवाना भी हो जाएगा, इसके बाद प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी बनेगी कि आगे जो भी फैसले लिए जाते हैं अमली जामा पहनाया जाए उसे, और मॉनिटरिंग कितनी इसकी आवश्यक आप देखते हैं? जी नीरज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज जा रही मेरी? जी 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 आपकी बात रखें। मैं जी नीरज ये बात कह रहा हूं कि प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दमोह जिला में एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल अब दुनिया के सामने आने वाला जी, जो 5 तारीख के बाद वो दिखाई देगा। अब प्रशासन उसको कितना अच्छे से प्लानिंग करके वो हमारे प्रदेश और देश के सामने लाके खड़ा करेगी कि जिससे पर्यटक कितने चले जाए दमोह की तरफ। जब वहां पर ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भोपाल राजधानी आएगा तो सोचेगा नहीं मुझे जाना है रानी दुर्गावती जी के क्षेत्र को देखने के लिए। अभी बहुत बड़ी बात है कि हम 500वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, इस अवसर पर यह कैबिनेट वहां पर बैठक कर रही है। ये सभी के लिए एक स्वागत योग्य कदम उठाया है सरकार ने। बिल्कुल दिशा में सोचा जा रहा है कि जहां पर पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में बहुत है, और यदि हम पर्यटन स्थल का ही विकास कर देंगे तो मध्य प्रदेश का ही विकास हो जाएगा जी। यदि हम रिसर्च करें तो इसको हम पूरे विश्व के मानचित्र पर हाईलाइट कर सकते हैं। और शायद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है तो स्वागत योग्य कदम है, जैसा कि विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है, हम सब लोग इनका स्वागत करें। बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत गौरव का विषय है, उम्मीदें कई हैं। फिलहाल देखना होगा कि 5 तारीख को जब ये बैठक संपन्न होती है तो किस तरह के बड़े फैसले इसमें निकलकर सामने आते हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।